नमस्कार, आप सभी का स्वागत है IND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में। मैं प्रशंसा हाजिर हूं आपके लिए इस सप्ताह के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए रंगमंच से पर्दा उठाते हैं और दिखाते हैं इस हफ्ते की प्रमुख सियासी हलचलें। मैं आकर दुश्मनों में बस गया हूं, यहाँ हमदर्द हैं दो चार मेरे। राहत इंदौरी का ये शेर राजा पटेरिया के जहन में इस सप्ताह कई बार गूंजा होगा। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने के बाद बीजेपी ने तो उन्हें सलाखों के पीछे भिजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इधर अपनी ही पार्टी के एक बड़े धड़े से सपोर्ट की बजाय मिल रही आलोचनाओं ने पटेरिया के जख्म पर नमक का काम किया। हालांकि इस बीच कुछ नेताओं ने पटेरिया का साथ भी दिया, लेकिन इसका कुछ फायदा पटेरिया को नहीं मिला। फायदा हुआ तो बीजेपी का, जो पटेरिया के मुद्दे पर कांग्रेस के अलग अलग सुर को लेकर हमलावर दिखी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर चुटकी ली। देखिए रिपोर्ट। राजा पटेरिया और विवादों का मानो चोली दामन का साथ रहा है। पीएम मोदी पर दिए बयान से पहले वे आदिवासियों को नक्सली बनाने वाले बयान को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। विवादित बयान के चलते राजा अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही कांग्रेस में अलग अलग बयानों का सिलसिला जारी है। बीते दिनों आए कांग्रेसी नेताओं के बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे थे। एक और कांग्रेसी ये बता रहे हैं कि राजा पटेरिया ने कुछ भी गलत नहीं बोला, वहीं कांग्रेस का एक धड़ा बयान की निंदा करता दिखाई दिया। शुचिता का पालन, शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और हमने तो यहाँ तक कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं और उनका कार्यकाल यशस्वी रहे, देश की विकास की दिशा में ले जाए। क्या का मतलब है सेंस चुनाव हराना, इन द सेंस चुनाव हराना। जब चुनाव हराने की बात उन्होंने स्पष्ट कह दी है, कर दी थी उसी समय, और इसके बाद भी खेद व्यक्त किया। छोटी बात को खेद व्यक्त करने के बाद भी वही किसी को बुरा लगा हो तो खेद व्यक्त करता हूँ। और इन द सेंस उन्होंने तत्काल कहा कि ये चुनाव हराने से संबंधित है। मैं तो इस बात का विरोधी हूँ, उनकी गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। इधर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली और कहा कि पटेरिया मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग नजर आ रही है। ये इटालियन कांग्रेस है। इटालियन के कांग्रेस के कहने पर पहले ऐसा कहा जाता है प्रधानमंत्री जी के बारे में। जिनकी बराबरी नहीं कर पाते उनकी बदनामी पे आ जाते। नेता प्रतिपक्षी जी के बयान की निंदा करता हूं। मैं मालूम है कि उन्होंने समर्थन भी उन्हीं के इशारे पे किया। और कमलनाथ जी से मैं पूछ रहा हूं, जो ट्वीट की चिड़िया उड़ाई है वो आधी अजरी क्यों है, लेकिन किंतु और इफ एंड बट के साथ क्यों है? खुल के समर्थन करो राजा पटेरिया जी का या खुल के विरोध करो। ये पहला वाकया नहीं है जब कांग्रेस में नेताओं के अलग थलग बयान सामने आए हों। समय समय पर इस तरह की गुटबाजी सामने आ ही जाती है, चाहे बात फिर किसी बैठक की हो या किसी रणनीति की। अपनी ढपली अपना राग की तरह अलग अलग बयान देकर कहीं न कहीं ये नेता पार्टी को ही कमजोर कर रहे हैं, जिसका फायदा उठाने में बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान किस तरह अपनी ढपली अपना राग वाले बयानों पर लगाम लगा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। अपनी गलतियों से सीखना और उन पर काम करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। 2023 के चुनावी रण में उतरी बीजेपी सफलता की सीढ़ी की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुकी है। इस चुनाव में 2018 की गलतियों को ना दोहराया जाए, इस पर बीजेपी का पूरा फोकस है। साथ ही चुनावी मैदान में बीजेपी एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ उतरी है। पार्टी का फोकस संगठनात्मक मजबूती पर है। इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर लगाकर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इधर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में है और कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। 2018 विधानसभा चुनाव में 109 सीट पाने वाली बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, जबकि 15 साल बाद 114 सीट पाने वाली कांग्रेस ने सत्ता वापसी की थी। अब सत्ता में बने रहने बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन कर रही है। इससे पहले बीजेपी भोपाल, सीहोर, मांडू,
रातापानी समेत अन्य जगहों पर प्रशिक्षण वर्क कर चुकी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि मंडल स्तर तक कैडर को मजबूत किया गया है। समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी में चल रहे हैं। पंचायतों में विकास कार्य कैसे करना है, जनहित के काम कैसे करना है ये बताना, विधानसभा स्तर पर कैसे काम करना है ये बताना, सरकार के कामों को कैसे ले जाना है, संगठन की नीतियों को कैसे ले जाना है, इसका प्रशिक्षण कराना है। इसलिए प्रति क्षण शिक्षण ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो संगठन है और ऐसा संगठन जो लोक हित के लिए बना है, इसलिए लोक हित में जो काम जिसको करना है उसका प्रशिक्षण से होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमलनाथ जी की सरकार बनाना। वहीं बीजेपी को सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी बताया। उनके मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया, सरकार नाकाम हो गई, तो अब जो उनके कार्यकर्ता उदास हैं, कार्यकर्ता इधर उधर ना भागे, इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एकमात्र लक्ष्य है जनता की परेशानियों को दूर कराने के लिए सत्ता को बाहर करना, इनको कमलनाथ जी को लाना वापस दोबारा मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर। ट्रेनिंग की जरूरत किसे पड़ती है? ट्रेनिंग की जरूरत उसे पड़ती है जहां पर ट्रेनिंग करने के लिए लोगों को भेजना पड़े, ट्रेनिंग कराने के लिए जो बिल्कुल अनाड़ी हो। भाजपा के कार्यकर्ता अनाड़ी हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजा हुआ है। देखिए, भाजपा तो चुनावी पार्टी है, वो चुनाव के वक्त हमेशा तैयार रहती है और उसे भारतीय चुनाव पार्टी भी हम इसलिए कहते हैं कि केवल वो चुनावों में सक्रिय रहती है, बाकी 5 सालों तक जनता की कोई खबर नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से प्रशिक्षण शिविर होते रहे हैं, ट्रेनिंग देते रहे हैं, बूथ स्तर पर भी हम लोग देते हैं, लीडरशिप की ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके अलावा अभी हमारी कमेटियाँ बनना है, जितनी भी ब्लॉक की है वो कमेटियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे ही कमेटी बनती है उसके बाद उनका ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाता है। 2023 विधानसभा चुनाव में अब साल भर से कम का समय बचा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां चुनावी नतीजे अपनी ओर करने अभी से दांव पेच लगा रही है। वहीं आरएसएस की तर्ज पर बीजेपी का यह नया फॉर्मूला 2023 के चुनाव में कितना कमाल कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का फुल फोकस जिताऊ उम्मीदवार पर है। पार्टी जीत वाले नेताओं पर ही भरोसा कर रही है, यानी जिसके जीतने के चांस होंगे पार्टी उसे ही टिकट देगी। भोपाल से IND 24 के लिए कैमरामैन फिरोज के साथ शोएब खान की रिपोर्ट। अलग अलग धर्मों से आने वाले लोग शादी करें या ना करें, और अगर करें तो कैसे, उन पर क्या शर्तें लागू हो, ये सब तय करने की जिम्मेदारी शताब्दियों से हमारे समाज ने निभाई है। लेकिन बीते कुछ सालों से लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लव जिहाद के लिए कानून बनाया गया है, बावजूद इसके मामलों में कोई कमी नहीं आई है। राजधानी भोपाल में इस सप्ताह लव जिहाद का एक और मामला सामने आया, जिसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सख्ती बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। तो वहीं पूर्व मंत्री PC शर्मा ने प्रेम को लेकर अद्भुत जानकारी दे डाली। लव जिहाद को लेकर पक्ष और विपक्ष के अलग अलग मतों पर आइए डालते हैं एक नजर। देश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन इस तरह का मामला सामने आ ही जाता है। लव जिहाद वैसे तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अंग्रेजी का शब्द लव और अरबी का शब्द जिहाद। भारत में इसकी शुरुआत केरल में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की लव मैरिज से शुरू हुई थी, जिसकी जांच NIA को सौंपी गई थी। जब धर्म विशेष को मानने वाला लड़का दूसरे धर्म की लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करवा देता है, इसी को लव जिहाद कहा जाता है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लव जिहाद को माना था। लव जिहाद को लेकर यूपी, MP और हिमाचल प्रदेश ने कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। यूपी और MP में कानून के तहत गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने और 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं राजधानी भोपाल से लव जिहाद को लेकर ताजा मामला सामने आया, जिस पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी कार्रवाई के साथ ही साथ आगामी समय में और भी सख्ती की बात कही। वहीं पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने सरकार पर तंज कसा और प्रेम को लेकर अद्भुत जानकारी भी दे डाली। उस पर कार्रवाई हो गई है, कायमी हो गई है। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं
कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोकने में एक कारगर कदम और होगा। ये लव के मामले ऐसे हैं कि बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे हैं, कोई आज की उत्पत्ति तो है ही नहीं। पूरी सरकार उसी पे लग गई और कर कुछ पानी नहीं। लव जिहाद जब से बीजेपी आई तब से बड़ा हुआ है। बात केवल भटकाने की है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अगर ये भी हो रहा है तो ये भी कानून व्यवस्था के मामले में आता है। नए नियम बनाएंगे, अरे पुराने नियमों में सब में बार बार ये सब चीज़ें हैं पूरे हैं, उस पर कार्रवाई करो ना। चोरियां रोक नहीं पा रहे हो, लूट रोक नहीं पा रहे हो, अपहरण रोक नहीं पा रहे हो और लव जिहाद के पीछे पड़े हुए। जिहाद शब्द नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धर्मयुद्ध। लेकिन जिस तरह से लव जिहाद के जरिए समाज में एक अलग विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है, जिसने जिहाद शब्द के मायने ही बदल दिए, जो कहीं न कहीं समाज के लिए भी एक खतरे की घंटी है। वहीं एक सवाल सियासतदानों से भी कि क्या इस विषय पर राजनीतिक नफा नुकसान को किनारे कर कार्य नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। संत के स्वभाव को चंदन की तरह माना जाता है, शांत और शीतल। और जिस तरह चंदन अपने ऊपर सांप के लिपटने के बावजूद अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, ठीक उसी तरह संत भी किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव की शीतलता नहीं खोते। लेकिन लगता है कि संत की यही परिभाषा हमारे राजनीतिक संतों के लिए नहीं है। तभी तो साध्वी प्रज्ञा मोह माया वाली राजनीति के चोले के लिपटने से संतों के स्वभाव को पूरी तरह भूल बैठी हैं। यही वजह है कि वो अक्सर उग्र होकर विवादित बयान देती हैं। इस हफ्ते फिल्म पठान के सॉन्ग पर मचे बवाल पर भी साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान सामने आया। ऐसा क्या बोल बैठी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, देखिए रिपोर्ट। मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, सम शीतल नहीं त्यागह नीति, सरल स्वभाव सबह सन प्रीति। यानी कि जो अत्यंत शांत और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते हैं, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं, ऐसे व्यक्ति संत होते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी सन्यासी हैं, संत हैं, लेकिन जो संतों के गुणों का बखान रामचरितमानस में किया गया है, वह उसके विपरीत स्वभाव रखती हैं। वह कई बार उग्र होकर भावावेश में तमाम ऐसे बयान दे चुकी हैं जो विवाद का कारण बनते हैं। पठान की गठान नरोत्तम मिश्रा ने ऐसी बांधी कि खोलने का नाम ही नहीं ले रही है। जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसके प्रवेश पे, इसके प्रसारण पर विचार किया जाएगा, करने दिया जाएगा, नहीं करना। उस पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान ने पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया। साध्वी बोली कि अगर आपका खून सच्चा है, आप सच्चे हिंदू हो, तो न यह फिल्म देखोगे और ना ही चलने दोगे। साध्वी यही नहीं रुकी और कहा, मैं ठोक कर कहती हूँ कि भगवा का अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब ही नहीं देंगे, बल्कि मुंह तोड़कर हाथ में रख देंगे। जनता से अपील की और कहा कि इनके पेट पर लात मारो, इनको उजाड़ दो, क्योंकि ये खाते भी यही हैं और गुर्राते भी यही हैं। फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया, मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा
तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए, क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यही है, खाते यही का, सोते यही है और यही का अपमान करते, हमारे सनातन का अपमान करते। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा कि क्या यह एक संत की भाषा है, क्या यह एक सांसद की भाषा है, क्या यह एक संवैधानिक भाषा है। कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर ऐतराज जताया और कहा कि यदि कुछ आपत्तिजनक है तो सेंसर बोर्ड उन दृश्यों को हटा सकता है। विरोध का यह तरीका असामाजिक है। आपको अगर किसी फिल्म पर आपत्ति है, आपको फिल्म की पृष्ठभूमि पर आपत्ति है, आपको फिल्म के गाने पर आपत्ति है, सेंसर बोर्ड आपका है, केंद्र सरकार में आप बैठे हो, आप जो चाहो इस पर रोक लगा सकते हो। अगर वो अमर्यादित है, वो गलत है, तो आपको उस पर पूरी रोक लगाने का अधिकार है। संत की भाषा मर्यादित होना चाहिए। संत के बाद आप देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हो, आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग ये शुद्ध रूप से संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। हम कह रहे हैं उसने गलत किया है, आप गलत को उसको फिल्म को बैन करो। अगर फिल्म आपको पसंद है या नहीं पसंद है या नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, इसके लिए एक सेंसर बोर्ड है। हमको अगर कोई आपत्ति है तो हमको सेंसर बोर्ड के सामने रखनी चाहिए और कोई भी आपत्तिजनक सीन होगा वो सेंसर बोर्ड उसको देखेगा और डिलीट कर सकता है। अगर व्यक्तिगत रूप में अगर हम लोग फिल्मों पे कमेंट करेंगे और आर्टिस्ट पे कमेंट करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। फिर हमको ये नहीं मालूम कि कौन सी फिल्म इस देश में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ये देश की इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। पठान फिल्म के बेशर्म रंग गाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम हिंदूवादी संगठन मुखर हैं और इसे सनातन का अपमान बता रहे हैं। साथ में कई मुस्लिम संगठनों ने भी इसे इस्लाम की तौहीन बताया। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बताने को नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की शगुफों को सामने लाती रहती है। अब सवाल यह है कि क्या इस प्रकार के दृश्य किसी फिल्म में पहली बार फिल्माए गए हैं? क्या इसके लिए सेंसर बोर्ड के पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है? और अगर यह गाना आपत्तिजनक है या गाने के कुछ दृश्य आपत्तिजनक हैं, तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? क्या सेंसर बोर्ड सुषुप्त अवस्था में है? कुल मिलाकर जब इस प्रकार के मुद्दे राजनीतिक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति सेंसलेस नजर आती है। IND 24 के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट। अब की बार 200 पार, इसी नारे के साथ बीजेपी 2023 के चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। ये वही टारगेट है जो बीजेपी ने 2018 में भी फिक्स किया था, जिसका नतीजा तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन इस बार दोबारा डबल सेंचुरी का टारगेट फिक्स करने के साथ बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग रणनीति भी लेकर चल रही है। समय समय पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और पदाधिकारियों की बैठक ली जा रही है। कुल मिलाकर कहीं तो पार्टी गुजरात में चली बीजेपी की आंधी को मध्य प्रदेश में भी लाने के लिए जी जान से जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। मिशन 23 को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। चुनावी रणनीति को धार देने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने बीजेपी ने टारगेट फिक्स कर दिया है और मिशन 23 के रण में एक बार फिर 200 पार के नारे के साथ उतरने की तैयारी कर ली है। कटनी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा सहित भाजपा के शीर्ष नेता शामिल हुए। बैठक में मिशन 23 की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ, जिस पर VD शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 200 पार का संकल्प भाजपा ने पारित किया है। अगले विधानसभा चुनाव में 200 का आंकड़ा पार करेंगे। इतना ही नहीं, गुजरात में 53% वोट पाने से उत्साहित बीजेपी ने अब MP में 51% वोट पाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भाजपा बूथ स्तर तक उतरने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, हम सब लोगों ने मिलकर के, जो हमने इसकी शुरुआत बहुत पहले से की है, 51% वोट शेयर प्रत्येक बूथ पर लेकर के आना, ये हमारा संकल्प है। और इसके आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर
आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने आज तय किया है और नारा दिया है कि 2023 में चुनाव जीतने के संकल्प को लेकर हम व्यापक पैमाने पर, जो मैंने कहा कि अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इस दिशा में हम रणनीतिक तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इधर जैसे ही बीजेपी ने मिशन 23 का टारगेट सेट किया तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी की नाव में बहुत छेद हो चुके हैं, अब नाव का डूबना तय है। बीजेपी के पास एक ही काम, भोजन, बैठक और विश्राम। ये लगातार बैठकें करते हैं, उनका तो एक ही काम है भारतीय जनता पार्टी का, भोजन, बैठक और विश्राम। बीजेपी की नाव है वो, उसमें छेद हो चुके हैं अनेकों। अब नाव को तो डूबना ही है, चाहे जितने सम्मेलन कर लें, कुछ कर लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2023 के चुनाव में सफाया होगा। कुल मिलाकर अभी से चुनावी माहौल है, कयासों का बाजार गर्म है, दावों की भरमार है। हर सियासी दल मिशन 23 को जीतने का फॉर्मूला सेट करने में जुटा है। हालांकि साल 2018 में भी बीजेपी ने 200 पार का टारगेट फिक्स किया था, लेकिन बीजेपी को मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले थे। अब एक बार फिर बीजेपी टारगेट के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह टारगेट कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो इसी के साथ वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे आपके लिए सियासी हलचलें।